एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। फारूक अहमद ने परी चेहरा को साथ लिया और गाड़ी में बैठ गया। राना ने बाहर का गेट बंद कर दिया और कमरे में आकर इधर उधर देखने लगी और फिर उसने तैयारी शुरू कर दी। अलमारी खोलकर तमाम अच्छे कपड़े पलंग पर डाल दिए। अलमारी के निचले हिस्से की तिजोरी खोली और जेवरात के डिब्बे निकाल कर बेड पर रखने लगी। कीमती जेवरात के कई सेट थे, उनमें डायमंड का वो सेट भी था जो उसे हाजी ने दिया था। उसने तमाम जेवरात डिब्बों से निकाल लिए और उन्हें शीशे के एक खूबसूरत संदूकचे में रख कर तिजोरी में से नोटों के बंडल निकालने लगी। 1000 और 500 वाले नोटों के कई बंडल थे। वो तिजोरी में से प्राइस बॉन्ड वाले बंडल निकाल रही थी कि बाहर की तरफ आहट सुनकर चौंक गई। उसने खिड़की के शीशे से झांकने की कोशिश की मगर बाहर की तारीकी में कुछ नजर नहीं आया। चंद लम्हों के बाद आहट दोबारा सुनाई दी। वो कमरे से निकलकर हॉल में से गुजरती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हैरत की बात थी कि उस वक्त उसे किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि ये सूरत हाल निहायत संगीन और तकलीफदेह थी। इसकी वजह शायद ये थी कि हाजी वगैरह के जाने के बाद वो अपने आप को अपने घर में महफूज समझती थी। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं था कि उनकी बातों से ये अंदाजा हो गया था कि वो सुबह से पहले यहाँ नहीं आएंगे, और किसी और तरफ से डर खौफ नहीं था। वो कई साल से उस कोठी में रिहाइश पजीर थी, 20 मरतबा अकेली रही थी। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और उसने कभी किसी किस्म का डर खौफ महसूस नहीं किया था, और अब भी उसके दिल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। उसने बोल्ट हटाकर दरवाजे का एक पट जरा सा खोला और बाहर झांकते हुए बोली, कौन है? लेकिन कोई जवाब न मिला। उसने दरवाजा कुछ और खोलकर बाहर झांका। बरामदे का बल्ब बुझा हुआ था और बाहर तारीकी थी। वो चंद लम्हे तारीकी में घूरती रही, फिर पीछे हटकर दरवाजा बंद करना ही चाहती थी कि दाईं तरफ से आहट सुनाई दी और बाहर से किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजे का पट राना की पेशानी पर लगा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो लड़खड़ा कर पीछे हटी। इससे पहले कि वो संभल सकती, दरवाजा धड़ से बंद हो गया। राना ने संभल कर देखा तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इरफान उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में लंबे फल वाला चाकू था और आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। राना सर तपा लरज उठी। उसने चीखना चाहा मगर इरफान ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। उसका एक हाथ राना के मुंह पर था और चाकू की नोक उसके सीने पर थी। इरफान के लहजे में भेड़िए किसी गुर्राहट थी। बोला, अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। वो उसे उल्टे पैर घसीटता हुआ उसके बेडरूम में ले आया। राना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में बेड पर जेवरात और नोटों के बंडल देखकर इरफान की आंखों में चमक सी उभर आई। इरफान ने कहा, अच्छा भागने की तैयारी कर रही हो? उसने राना को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। बोला, अगर तुमने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म की बोटियां कर दूंगा। वो हकलाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? इरफान बोला, मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारे हुस्न ने मुझे पागल कर रखा है। यहाँ रहते हुए तो मुझे मौका नहीं मिला। यहाँ से जाते हुए मैं हाजी से बहाना करके गाड़ी से उतर गया। तुमसे फैज़याब हुए बगैर मैं कैसे जा सकता था? मैं बाहर छुपा खड़ा था। मुझे यकीन था कि तुम्हारा खसम बाहर जरूर जाएगा, और अगर वो बाहर न भी जाता तो कुछ देर के बाद मैं अंदर आ ही जाता और मुझे अपना मतलब पूरा करने से कोई न रोक सकता। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि न सिर्फ तुम्हारा खसम बल्कि वो खुसरा भी उसके साथ चला गया। अब मैं हूँ और तुम। अगर तुम मुझसे ताउन करोगी तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना ये चाकू देख रही हो, तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट कर फेंक दूंगा। राना के हलक से फंसी फंसी आवाज निकली, नहीं, खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहो। ये सब कुछ ले जाओ और मुझे छोड़ दो। इरफान मानी खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। बोला, ये सब कुछ तो मैं ले ही जाऊंगा मगर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? राना घिघियाई, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इरफान बोला, रहम करना तो हमने सीखा ही नहीं। अगर रहम जैसी चीज से आशना होता तो हाजी जैसे भेड़िए के साथ ना होता। वो मजीद आगे बढ़ा। राना ने उठकर एक तरफ छलांग लगानी चाही मगर इरफान ने उसे पकड़कर फिर बेड पर गिरा दिया। राना ने फिर उठने की कोशिश की। इरफान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। राना के मुंह से चीख निकली। इरफान ने इधर उधर देखा। बेड पर कपड़े भी बिखरे हुए थे। इरफान ने एक दुपट्टा उठा लिया और राना के मुंह पर इस तरह दुपट्टा बांध दिया जैसे घोड़े के मुंह में लगाम डाली जाती है। राना बुरी तरह मचल रही थी।
वो अपने हाथों और पैरों को इस्तेमाल में लाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर इरफान उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने न सिर्फ उसके मुंह पर दुपट्टा बांध दिया बल्कि उसे इस तरह दबोच लिया कि मज़ाहमत के बावजूद राना अपने आप को उसकी गिरफ्त से न निकाल सकी। राना अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी। उसके मुंह से खरखराहट की सी आवाजें निकल रही थी, मगर इरफान उस पर हावी हो रहा था। राना चंद मिनट से ज्यादा उसका मुकाबला न कर सकी। वो परकटी चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। उनकी धींगा मुश्ती में जेवरात वाला शीशे का संदूकचा नीचे गिर गया। शीशा टूटा नहीं था, लेकिन ढकना खुल जाने से कुछ जेवरात कालीन पर बिखर गए। वो नीचे झुककर जेवरात समेटने लगा। इस दौरान राना ने अपने मुंह पर बंधा हुआ दुपट्टा हटा दिया और उठकर चीखती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी। इरफान एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी तरफ लपका और उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। वो राना को घसीटता हुआ बेड पर ले आया। चाकू बेड पर एक तरफ पड़ा हुआ था। उसने चाकू वाला हाथ बुलंद किया। राना की आंखें खौफ से फटने लगी। उसने चाकू के वार से बचने के लिए एक तरफ हटना चाहा, मगर इरफान ने उसे एक घुटने के दबाव से बेबस कर रखा था। चाकू पूरी कुव्वत से राना के सीने में पेवस्त हो गया। उसकी चीख हलक में घुट कर रह गई। वो बुरी तरह तड़पने लगी। इरफान ने एक हाथ से उसका मुंह दबाए रखा और दूसरे हाथ से उसके सीने और पेट पर चाकू के वार करता रहा। राना के जख्मों से बहने वाला खून बेड पर और इधर उधर फैलता रहा। इरफान के लिबास पर भी खून के छींटे पड़े थे। बिलाखिर वो राना को छोड़कर खड़ा हो गया। चाकू उसके सीने में ही पेवस्त रहने दिया। राना के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ देर तक तड़पती रही और फिर बेहिस्सो हरकत हो गई। इरफान ने इधर उधर देखा। खुली हुई अलमारी में फारूक अहमद के कपड़े टंगे हुए थे। उसने अपने कपड़े उतार दिए और फारूक अहमद की एक पैंट शर्ट अलमारी से निकाल कर पहन ली। फिर उसने तमाम जेवरात और नोटों के बंडल एक कपड़े में डालकर पोटली बनाई और कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए थे। इस बात की परवाह नहीं थी कि बाद में उसे कपड़ों की वजह से शनाख्त कर लिया जाएगा। वो एक हाथ में पोटली लिए गेट खोलकर बाहर आ गया और इत्मीनान से चलता हुआ सड़क पर आ गया। वो सड़क पर रुका नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। कुछ ही देर के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली बस मिल गई और वो बस में सवार हो गया। फारूक की वापसी 12 बजे के करीब हुई थी। गेट खुला देखकर उसका माथा ठनका था। वो गाड़ी अंदर ले आया। उसने गाड़ी से उतरते हुए राना को 2-3 आवाजें दी, मगर जवाब न पाकर तेजी से बरामदे की तरफ लपका। परी चेहरा भी उसके पीछे था। बरामदे वाला दरवाजा खुला हुआ था। फारूक अहमद राना को पुकारता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। फिर दरवाजे में पहला कदम रखते ही अंदर का मंजर देखकर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। शारिक को रात फिर नींद नहीं आई थी। समीना भी जागती रही थी। एसपी अल्ताफ अली से मुलाकात के बाद जब वो घर पहुंचे तो 1 बजने वाला था। शापरी, रजिया और तुफैल उनके इंतजार में जाग रहे थे। शापरी उन्हें देखते हुए बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। हम तो परेशान हो रहे थे, बल्कि हम तो ये प्रोग्राम बना रहे थे कि मजीद 1 घंटा तुम लोग ना आए तो हम लोग तलाश में निकलेंगे। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी तलाश में कहाँ जाते? शापरी ने मुस्कुराते हुए कहा, एसपी अल्ताफ अली के घर का पता मालूम किया जा सकता था। अगर ये पता चल जाता कि तुम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो हम अल्ताफ अली के घर वालों को यरगमाल बना लेते, फिर देखते कि वो तुम्हें कैसे नहीं छोड़ता। शारिक ने जवाब दिया, एसपी अल्ताफ अली फर्जशनास और जिम्मेदार ऑफिसर है। मैंने इसीलिए उसका इंतखाब किया था। उससे मुझे ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी कि वो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। वो एक ज़हीन ऑफिसर है, मामलात से निमटना जानता है। रजिया बोली, नौलखा कहाँ है? शारिक ने कहा, वो असलहे के गोदाम की निशानदही के लिए एसपी के साथ गया है। मेरा ख्याल है सुबह तक वापस आ जाएगा। रजिया बोली, अगर उसे बंद कर दिया गया तो? मेरा मतलब है ऐसा ना हो कि उसे यरगमाल बनाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा मतलूब मैं हूँ। अगर वो मुझे गिरफ्तार करना चाहता तो मुकम्मल तैयारी करके आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बरक्स उसने समीना को पुलिस से बचाया था। अगर वो ना होता तो समीना के लिए या हम सब के लिए मसला पैदा हो सकता था। शारिक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे बताने लगा कि किस तरह समीना पुलिस के हाथ आते आते रह गई थी और यह भी गनीमत था कि पुलिस ऑफिसर ने समीना को पहचाना नहीं था, वरना उलझन पैदा हो जाती। वो लोग 3 बजे तक बातें करते रहे। शापरी वगैरह को नींद आने लगी थी। वो लोग सोने की तैयारी करने लगे। शारिक उठकर ऊपर वाले टेरेस में आ गया और कुर्सी पर बैठकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। वो सोच रहा था कि जब हाजी के असलहे के गोदाम पर छापा पड़ेगा तो हाजी की क्या हालत होगी। कुछ देर के बाद समीना भी ऊपर आ गई और वो दोनों बैठे बातें करते रहे। उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। गुज़श्ता दिनों की बारिशों और आसमान पर बादलों की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। वो लोग जिस तरह कुर्सियों पर बैठे हुए थे वहां से सड़क भी नजर आ रही थी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहे थे।
वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। रात बीत गई, दिन का उजाला फैलने लगा था। सामने सड़क पर कुछ आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। 6 बजे के करीब एक रिक्शा गली के मोड़ पर रुका और नौलक्खे को रिक्शे से उतरते देखकर उन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया। नौलक्खा रिक्शे से उतरकर चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और जब रिक्शा मुड़कर वापस चला गया तो वो भी आगे चलने लगा। समीना नीचे आ गई और उसने नौलक्खे के बेल बजाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया और उसे लेकर ऊपर आ गई। नौलक्खा भी उनके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या रहा? नौलक्खे ने कहा, कुछ भी नहीं। एसपी अल्ताफ अली मुझे लेकर पहले थाने पहुंचा और वहां से अपने दफ्तर ले गया। दफ्तर में बैठकर वो बाज़ आला अफसरों को टेलीफोन करता रहा। फिर मुझे साथ लेकर डीआईजी के दफ्तर पहुंच गया। 3 बजे वहां डीआईजी के अलावा चंद और आला अफसरान भी जमा हो गए। मुझे दूसरे कमरे में बिठा दिया गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग करते रहे। फिर एसपी अल्ताफ अली ने मुझे बताया कि फौरी तौर पर अड्डे पर छापा मारना मुमकिन नहीं है। ये कार्रवाई कल यानी आज रात की जाएगी और उस कार्रवाई के बारे में मीटिंग में शरीक अफसरों के अलावा किसी को हवा नहीं लगने दी जाएगी। एसपी अल्ताफ अली ने मुझे आज रात 8 बजे अपने दफ्तर आने को कहा है। शारिक बोला, ओह, क्या अल्ताफ अली ने अपने अफसरों को तुम्हारे बारे में बताया था? नौलक्खे ने कहा, हाँ। उसने डीआईजी के सामने मुझे भी पेश किया था और कहा था कि असलहे के अड्डे के बारे में इत्तला शारिक ने दी थी और ये शारिक का खास आदमी है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, तो फिर? नौलक्खा बोला, फिर क्या? डीआईजी साहब नसीहतें करने लगे कि बहुत खून खराबा हो चुका है, अब हम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दें। हमारी फराहम करदा इत्तलात की बदौलत हमें कुछ रियायत मिल जाएगी। शारिक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और मैं जानता हूं कि वो रियायत कैसी होगी। मुझे अब नींद आ रही है, तुम लोग भी सो जाओ। शारिक सुबह 9 बजे के करीब उठ गया। नौलक्खा वगैरह भी जाग गए थे, लेकिन समीना अभी तक ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। रजिया ने शारिक के लिए नाश्ता बना दिया और समीना को जगाने के लिए ऊपर चली गई। शारिक ने पूछा, तुफैल कहाँ है? सो रहा है क्या? नौलक्खे ने कहा, कह रहा था कि घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, आज का दिन बाहर रहकर रिक्शा चलाते हुए गुजारूंगा। शारिक बोला, कहीं कोई हिमाकत न कर बैठे। नौलक्खे ने कहा, शारिक बाबू, वो रिक्शा ड्राइवर है, उसने घाट घाट का पानी पिया है। बुरा न मानो तो मैं ये कहूंगा कि वो तुमसे ज्यादा चालाक है। इत्मीनान रखो, वो कोई हिमाकत नहीं करेगा। शारिक बोला, हाँ, चालाक तो वो है। वो बातें कर रहे थे कि कुछ देर के बाद रजिया भी ऊपर आ गई। रजिया ने उसके लिए नाश्ता बना दिया था। नौलक्खे ने कहा, आओ यार, ताश की बाजी हो जाए। बेकार बैठे बैठे तो मुझ पर भी बोरियत तारी होने लगी है। वो लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गए। शापरी को ताश का कोई खेल नहीं आता था। नौलक्खे ने शारिक को अपना साथी बना लिया। समीना और रजिया पार्टनर बन गईं। 2 बजे के करीब एक रिक्शा दरवाजे के सामने रुका और उसकी थोड़ी ही देर के बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। शापरी ने जाकर दरवाजा खोला। वो तुफैल था। उसका चेहरा इस तरह तमतमा रहा था जैसे बहुत बड़ा मार का सर करके आया हो। शापरी ने पूछा, क्या बात है, बहुत खुश हो? तुफैल बोला, बात ही ऐसी है बहन शापरी, मैंने आज हाजी के एक नए ठिकाने का सुराग लगा लिया है। आओ अंदर चलकर सबके सामने तफसील बताता हूँ। वो दोनों अंदर आ गए। शारिक वगैरह ने ताश के पत्ते फेंक दिए। शारिक ने उसे घूरा। बोला, तुम सुबह से कहाँ गायब थे भाई? तुफैल कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बड़ी गर्मा गर्म खबर लाया हूँ शारिक भाऊ। मैंने हाजी के नए ठिकाने का पता लगा लिया है, जहां वो आजकल में मुंतकिल होने वाला है। शारिक ने उसे घूरा। बोला, क्या मतलब? तुफैल बोला, शारिक भाई, बात यह है कि आज मेरा दिल रिक्शा चलाने को चाह रहा था। मैंने सोचा साथ साथ कोई काम भी हो जाए। मैं 11 बजे के करीब फारूक की कोठी के सामने पहुंच गया और रिक्शा एक दरख्त के नीचे खड़ा करके पिछली सीट पर आराम करने लगा। मैं ये सोचकर वहां रुका था कि ये देख सकूं कि उस कोठी में कौन कौन लोग हैं। इत्तेफाक से थोड़ी ही देर के बाद कोठी से 2 आदमी निकले। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया। वो हाजी का खास बंदा इरफान था। उसके साथी का नाम बाद में मालूम हुआ कि रब नवाज है। उन्होंने मुझे शादीपुर चलने को कहा। पहले मैंने सोचा कि इनकार कर दूं, फिर उन्हें रिक्शे पर बिठा ही लिया। शादीपुर के मेन रोड पर उन्होंने पट्ठों की एक दुकान के सामने रिक्शा रुकवाया और मुझे इंतजार करने को कहा। वो बहुत बड़ा अहाता है। सामने पट्ठों की दुकान है और पहले बड़ा लंबा चौड़ा रकबा है जहां कई कमरे बने हुए हैं। मैं भी रिक्शे से उतर आया और मटके से पानी लेकर पीने लगा। इरफान ने दुकान पर बैठे हुए आदमी को करामत के नाम से मुखातिब करते हुए कहा था कि आज रात 8 बजे के बाद उसके यहाँ परोने आने वाले हैं। वो उनकी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त करे। वो लोग कई दिन रहेंगे। इरफान और रब नवाज दोबारा रिक्शे पर बैठ गए और मुझे बागबानपुरे चलने को कहा। मैंने उन्हें बागबानपुरे में मदीना चौक पर छोड़ा था। उनके उतर जाने के बाद मैं कुछ देर घास मंडी के स्टॉप पर रुका और फिर यहाँ आ गया। मुझे उनके प्रोग्राम का पता चल गया था, इसलिए मैंने उनका पीछा करने की कोशिश भी नहीं की। तुफैल के खामोश होने पर शारिक ने कहा, ये तो तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। अब फारूक की कोठी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। तुफैल बोला, अब लानत भेजो जी फारूक अहमद की कोठी पर।
अपना मतलब पूरा हो गया, अब उसकी तरफ जाने की क्या जरूरत है? शारिक ने पूछा। रिक्शे में सफर के दौरान उनकी बातों से कुछ अंदाजा लगाया? तुफैल बोला, वो लोग ज्यादा देर तक एक औरत के बारे में बातें करते रहे थे। राना नाम है उसका, और मेरा ख्याल है कि वो फारूक अहमद की बीवी है। उसके बारे में इरफान की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती थी। शारिक ने पूछा, रिक्शा कहाँ से लिया था और वापस कब करना है? तुफैल बोला, अपना एक पुराना जानने वाला है, उससे लिया था। शाम 8 बजे तक की बुकिंग है। शारिक बोला, तुम उसे जाकर बता दो कि रिक्शा आज शाम को नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कल के पैसे भी दे देना, आज शाम को रिक्शा मैं चलाऊंगा। फिर उसने रजिया से कहा। तुफैल बोला, बता दूंगा, पर इस वक्त तो मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा रजिया बीबी? रजिया के बजाय शापरी ने कहा, खाना तो तैयार है, ये लोग ताश छोड़ें तो मैं खाना मेज पर लगाऊं। नौलखा बोला, चलो भाई खाना लगाओ, हमें भी भूख लग रही है। वो मेज पर बिखरे हुए पत्ते समेटने लगा। कुछ ही देर के बाद खाना लग गया। वो लोग खाना खाते हुए भी इसी मौजू पर बातें करते रहे। खाना खाने के बाद शारिक में भी बैठने की हिम्मत नहीं रही थी। वो रात भर जागा था। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा तो फौरन ही सो गया। उसकी आंख शाम 6 बजे खुली थी। उसके कुछ ही देर के बाद वो अपने नए मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने तुफैल से रिक्शा इसीलिए रखवा लिया था कि वो हाजी के नए अड्डे के इर्द गिर्द का चक्कर लगाना चाहता था। वो नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, नौलखे, तुम 8 बजे एसपी के दफ्तर पहुंच जाना। आज उन्होंने रेड का प्रोग्राम बना लिया होगा। तुम मकान की निशानदही करते ही वहां से खिसक लेना। नौलखा बोला, फिक्र ही ना करो शारिक बाबू, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि नौलखा कहाँ गायब हो गया। शारिक बोला, ठीक है। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, वापसी में देर भी हो सकती है। रिक्शा कोठी के कंपाउंड में खड़ा था। शारिक ने उस वक्त रिक्शे ड्राइवर जैसा ही लिबास पहन रखा था, जिस पर तेल वगैरह के धब्बे लगे हुए थे। उसने इंजन के साथ छेड़छाड़ करके हाथों पर भी मोबिल ऑयल के धब्बे लगा लिए। सर पर पटका बांधा हुआ था। गली से निकलकर सड़क पर आते ही उसे बागबानपुरा की 2 सवारियां मिल गईं और फिर बागबानपुरा से दरोगा वाला तक की भी सवारी मिल गई। अगरचे दरोगा वाला मोड़ पर भी उसने रिक्शे को शादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। शादीपुर के स्टॉप से तकरीबन 1 फरलांग पहले करामत की दुकान तलाश करने में उसे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उस वक्त अंधेरा फैल गया था। दुकान की पेशानी पर चौधरी करामत पट्टा शॉप का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बल्ब भी जल रहा था। वो फोन नंबर देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई कि हाजी ने शायद इस नए ठिकाने का इंतखाब इसीलिए किया था कि जहां टेलीफोन भी मौजूद था। चौधरी करामत की उस पट्टा शॉप के साथ ही एक तंग सी गली थी। शारिक ने रिक्शा उसी गली में मोड़ दिया। दुकान के पिछली तरफ खासी बड़ी जगह थी। गली वाली दीवार खासी ऊंची थी जो दूर तक चली गई थी। उसके बाद दूसरे अहाते की हद शुरू हो जाती थी। उस अहाते में भी गली के रुख पर खराद की 3 दुकानें थीं और उस वक्त तीनों दुकानें खुली हुई थीं। शारिक ने रिक्शा वापस मोड़ लिया। उस वक्त पट्टों से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली चौधरी करामत की दुकान के सामने रुकी और दोनों आदमी पट्टों के गट्ठे उतार कर नीचे फेंक रहे थे। शारिक ने रिक्शा बाईं तरफ घुमा दिया और तकरीबन 50 गज आगे चाय की एक दुकान के सामने रोक लिया और लड़के को चाय का कहकर रिक्शे की पिछली सीट पर पैर फैलाकर बैठ गया। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। रिक्शे पर बैठे चाय पीते हुए शारिक करामत की दुकान की तरफ देख रहा था, जहां चौधरी करामत ट्रैक्टर ट्रॉली से चारे के गट्ठे उतरवा रहा था। शारिक जिस जगह पर मौजूद था वहां से एक सड़क बिजली घर के इलाके की तरफ और दूसरी सरहदी गांव भेनी की तरफ जाती थी। उस छोटे से चौक पर खासी रौनक थी। भेनी के रास्ते में और भी बहुत से देहात थे। दिन के वक्त तो 3-4 बसें उस तरफ जाती थीं, लेकिन शाम के बाद उन बसों की तादाद कम हो जाती थी। उस वक्त भेनी की तरफ जाने वाली बस काफी देर से नहीं आई थी। मोड़ पर लोग जमा थे। कुछ लोग शारिक के पास भी आए थे और उसे भेनी या रास्ते के किसी और गांव चलने को कहा था, लेकिन शारिक ने रिक्शा ड्राइवरों के मखसूस अंदाज में नफी में सर हिला दिया। दूसरे रिक्शे वालों ने भी जाने से इनकार ही किया था। शाम के बाद कोई भी रिक्शा या तांगे वाला उस तरफ नहीं जाता था। चाय पीने के बाद भी शारिक रिक्शे पर उसी तरह टांगे पसारे बैठा रहा जैसे बहुत थका हुआ हो। 9 बजने वाले थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जा चुकी थी। चौधरी करामत दुकान पर ही मौजूद था। उसके साथ एक नौउम्र लड़का भी था जो ग्राहकों को पट्टे तोल तोल कर दे रहा था। 9:15 बजे के करीब एक पजेरो दुकान के सामने रुकी। चौधरी करामत फौरन ही पजेरो के पास आ गया। पजेरो से 3 आदमी उतरे। उनमें से 2 को शारिक ने पहचान लिया। एक हाजी अब्दुल्ला था, दूसरा उसका पुराना बॉडीगार्ड दिलावर, तीसरे को वो नहीं पहचान सका। वो तीनों पजेरो से उतरकर फौरन ही चारे के गट्ठों के दरमियान होते हुए दुकान में से गुजरते हुए पिछले हिस्से की तरफ चले गए। चौधरी करामत भी उनके साथ अंदर चला गया था। पजेरो यूटर्न लेती हुई वापस चली गई थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद चौधरी करामत दोबारा बाहर आ गया। उसने मुलाजिम लड़के से कुछ कहा और वो अपना काम छोड़कर मुखालिफ समत में दुकानों की तरफ चला गया। शारिक ने रिक्शा स्टार्ट किया और उसे हल्की रफ्तार से चलाते हुए चौधरी करामत की दुकान के सामने रोक लिया और इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर आया। वो पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हुए बोला, 2 किलो लोसन दे दो चौधरी जी।
चौधरी करामत ने गोया मजाक में कहा, 2 किलो क्या करने हैं जवान, रोटी के साथ खाने हैं क्या? शारिक बोला, ये भी बहुत हैं चौधरी जी, मेरी बकरी इतने में गुजारा कर लेती है। करामत ने 2 किलो पट्टे तोल दिए। शारिक ने पैसे देते हुए कहा, एक जरूरी टेलीफोन करना है चौधरी साहब, पैसे ले लो। चौधरी बोला, टेलीफोन अंदर रखा है और मेरे परोने आ गए हैं, तुम सिराज के होटल से टेलीफोन कर लो। शारिक ने खरीदे हुए पट्टे रिक्शे की पिछली सीट पर रख दिए और रिक्शा स्टार्ट करते हुए वहां से रवाना हो गया। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उसने बागबानपुरे में एक पीसीओ के सामने रिक्शा रोका और उतर कर अंदर दाखिल हो गया। उस पीसीओ में कई टेलीफोन थे, 2 पर लोग बात कर रहे थे। शारिक ने काउंटर पर रखे हुए तीसरे फोन का रिसीवर उठा लिया और चौधरी करामत वाला नंबर डायल करके टेलीफोन सेट सरकाता हुआ काउंटर के आखिरी सिरे पर चला गया। लाइन मिलने में ज्यादा देर न लगी। दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो। शारिक ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम दिलावर बोल रहे हो, हाजी से बात करवाओ। दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया, तुम कौन बोल रहे हो? शारिक बोला, मैं हाजी का पुराना दोस्त शारिक बोल रहा हूँ। उसे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने उसके इस नए ठिकाने का पता भी चला लिया है, हालांकि उसे यहाँ आए हुए आधे घंटे से ज्यादा भी नहीं हुआ। उसे बता दो कि वो मेरी नजरों से छुपकर कहीं नहीं जा सकता, मैं दोबारा बात करूंगा। शारिक ने फोन बंद कर दिया।